आज होना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चलो इस चीज़ को देखा जाए बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले में आप कैसे लोगे, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों चीज़ों को हमें देखना है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जैसे पहले हम लोगों ने कभी पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह का होता है एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना बच्चों, उसी तरह का बच्चों होता है एक पर्सनैलिटी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों ये हुआ कि पहले हम पुराना फील्ड देखें जो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ा है, जब भी कोई मैसिव बॉडी होती है, कोई मास होता है, तो उसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जहाँ पर इसके इफ़ेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अर्थ हमारा एक मास है, चारों तरफ एक ऐसा फील्ड इसके प्रोड्यूस हो गया कि अगर हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो लौट के वापस आ जाती है, गिर जाती है अर्थ पर। और ऊपर फेंका तो अर्थ पर आके गिर गई, और ऊपर फेंका अर्थ पे आके गिर गई। इतना ज़्यादा ऊपर फेंक दिया कि फील्ड से बाहर निकल गई, तो ये कभी भी अर्थ पर दोबारा लौट कर वापस नहीं आती। कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर गई। ठीक है, एस्केप करना कहते हैं। तो इतनी वेलोसिटी से इसे थ्रो कर दिया जाए, 11 में याद किया था तुमने इसे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल कर आया था। अगर इतनी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से फेंक दिया जाए तो कभी भी अर्थ सरफेस पे दोबारा लौट के वापस नहीं आएगी और इस फील्ड से एस्केप कर जाएगी। तो ये किस फील्ड की बात हुई बच्चों, ये बात है ग्रेविटेशनल फील्ड की, इसे हम GF कहते हैं। ठीक इसी के तरह एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड हो जाता है जहाँ पर इसके इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, एक मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा स्पेस जहाँ पर इसके इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाए उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट ये दे देते हैं कि अगर आयरन की फिलिंग्स डाल दें तो जहाँ तक की फिलिंग्स को ये अट्रैक्ट कर लेगा, आयरन का पाउडर होता है ये, और वो जहाँ तक की फील्ड को अट्रैक्ट कर लेता है वो इसका फील्ड है। जहाँ के फीलिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता वो उसकी फील्ड के बाहर है। हम लोग ये इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर कभी मैग्नेटिक नीडल है, ये है बच्चों मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल अगर मैग्नेटिक फील्ड पर लाने पर डिफ्लेक्शन शो करे तो उसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर डिफ्लेक्शन ना हो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ये बाहर है। इसी तरह का बच्चों एक फील्ड और होता है, एक पर्सनैलिटी का फील्ड होता है बच्चों। एक पर्सन है ये, तो इस पर्सन के चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड होता है जहाँ तक हम इसको देख कर ये समझते हैं कि इससे किस हद तक हमें इंटरेक्शन रखना है। हर एक टीचर का एक फील्ड होता है, हर एक पापा का अपना फील्ड होता है। तुमने देखा होगा डिफरेंट तरह के पापा दुनिया में पाए जाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जिनका फील्ड कम होता है, उनसे बच्चे लोग आसानी से इंटरेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बच्चों पापा, उनसे बच्चे लोग कई किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके बच्चे तो रहते ही हैं बल्कि मोहल्ले के भी दूर रहते हैं, क्योंकि अगर उनके सामने पढ़ गए तो उन्होंने बता लिया बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, उन्होंने कहा 12 में, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उन्होंने थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस बता दिया तो सुनाया कि तुम इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े क्लास में आ गए, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता। ये इनका एक फील्ड है। नए इंसान से मिलते हैं तब भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इससे हमें किस हद तक इंटरेक्शन रखना है, किस तरह की बातें करना है, किस तरह की बातें पसंद है नहीं पसंद है। ये इनविजिबल फील्ड को भी हम कहीं ना कहीं मेज़र कर लेते हैं। तो ये फील्ड तो बहुत आसानी से मेज़र कर लिए जाएंगे। इसके लिए हमें क्या लाना है, पॉइंट मास। इसके लिए क्या लाना है, मैग्नेटिक नीडल, और इसे हमें डिफरेंट बातें करके ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी तरह का जो फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल इसी टाइप का है। ये किसी चार्ज के चारों तरफ का एक फील्ड होता है। चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जहाँ तक इसके इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाए उसका नाम हम लोग रखते हैं बच्चों, उसका नाम क्या रखते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए क्या बताया गया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचान पाएंगे, तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना होगा। देखो, एक फील्ड होना एक अलग चीज़ होता है और नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो एक अलग बात है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी आगे क्वेश्चन में ये लोग फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से ये कह देंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उस पर तो भी चलते हैं, मगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। जैसे मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर पर्सन के चारों तरफ जो है वो पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी फील्ड कह लो उसे, और ये चार्ज के चारों तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हर एक फील्ड को जो इनविजिबल है उसे हम आसानी से मेज़र कर लेते हैं। सबसे इजी एग्जांपल ये है कि तुम खुद इसको मेज़र कर पाते हो, इनको मेज़र करना तो बहुत ही आसान है। इन सारे फील्ड में अब हम फोकस कर रहे हैं चार्ज के ऊपर। चार्ज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पॉइंट मास, इसके लिए मैग्नेटिक नीडल, इसके लिए हम खाली अपने ऑब्जर्वेशन, बातों से, इंटरेक्शन से ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ये वाला फील्ड जो एक आ रहा है तो वो क्या हुआ बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको मेज़र करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। इसके लिए एक टर्म पॉइंट किया गया है बच्चों, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम लोग यूनिट चार्ज भी कहते हैं, यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले एक साइड से लिख देते हैं। क्यू नॉट है, क्यू नॉट का नाम दिया गया बच्चों टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का एक और भी नाम है, अक्सर इसे हर डेरिवेशन या डेफिनेशन में यूनिट चार्ज के तौर पर यूज़ किया जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू नॉट से। खास बातें क्या हैं, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। टेस्ट चार्ज जब भी कहा जाए तो इसका नेचर पॉजिटिव है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लिया जाता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया, ठीक है। ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली स्मॉल लिख दिया गया। और इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं एक टेस्ट चार्ज के लिए हैं। ये क्यों ज़रूरी है, ज़रा इस बात को समझते हैं। देखो यहाँ पर एक चार्ज का हम फील्ड निकालना है, ये एक चार्ज है। इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, हमें कहाँ तक पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कहाँ तक फील्ड है। ये तो क्यू चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, पहली बार इसका नाम लिखा जा रहा है, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज किस लिए, क्योंकि यही वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके लिए हम क्या रखेंगे, वहाँ पर क्यू नॉट ला के रखेंगे। तो क्यू नॉट को, ये पॉजिटिव है, क्यू नॉट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है। और तो ये पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल करके जहाँ तक इसको खदेड़ देगा, मीन्स जहाँ तक रिपेल कर देगा। मान लो इसकी रेडियस r इक्वल टू हमने 10 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, 10 सेंटीमीटर दूर जाकर रुक गया। इसका मतलब इस तरफ अगर हमने रखा होता तो 10 सेंटीमीटर इधर जाकर रोक देता, यहाँ रखा होता तो इधर रिपेल कर देता, यहाँ होता तो इधर रिपेल कर देता, और यहाँ रख देते तो ऊपर रिपेल कर देता, और इसके पीछे रखते तो पीछे की तरफ रिपेल कर देता। मीन्स 10 सेंटीमीटर रेडियस का अगर हम एक स्फेरिकल शेप एज्यूम कर लें तो ये स्फेरिकल शेप अपने आप में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। अब ये क्यों कहा गया, इस बात को ज़रा समझते हैं। सपोज कर लो कि एक इंटेंसिटी की बात और कर ले, फिर कंबाइनली बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी लिख लेते हैं, तो कंबाइनली इन दोनों को देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि देखो फील्ड का मतलब तो कहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है, और इंटेंसिटी का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना है। जैसे इंटेंसिटी रखने के लिए हम ये निकालना होगा कि यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है। देखो ये एक चार्ज है और यहाँ पर फील्ड है, इसका फोर्स चार्ज हो गया। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्यू नॉट चार्ज को लाकर यहाँ रख देंगे। क्यू नॉट चार्ज को कहाँ रखेंगे, उस पी पॉइंट की तरफ रख देंगे लाकर। अब देखेंगे कि ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। जितना फोर्स लग रहा होगा उसी फोर्स को, मान लो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस पी पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज की वजह से 5 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे। ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे सन है, तो सन की वजह से दिन में हमारे सनलाइट रहती है। सनलाइट क्या है, एक फील्ड है, मगर उसकी इंटेंसिटी सुबह से शाम तक वेरी करती रहती है। सुबह के वक्त में उसकी इंटेंसिटी कम होती है और ये धूप तेज़ होते 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 दिन में 2 बजे मैक्सिमम हो जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर 2 बजे से लेकर और शाम तक जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी, हल्की होती रहेगी धूप। तो जब तक धूप दिखाई दे रही है जब तक का मतलब फील्ड है, मगर इंटेंसिटी क्या है, ये उस धूप की तेज़ी तय करती है।
उसको हिंदी में तीव्रता कहते हैं, यानी तेज़ी, कितना तेज़ी है। नंबर ऑफ रेस कितनी गिर रही हैं पर यूनिट एरिया, उस चीज़ को हम इंटेंसिटी, मगर यहाँ पर नंबर ऑफ रेस से अभी इस वक्त मतलब नहीं है। तो इंटेंसिटी का मतलब समझ लिया। जैसे कि अगर हम ये समझें कि पापा जो हैं हम लोगों के आए, घर में गुस्से से आए, ठीक है, उनको मूड देख के हमें पता लग गया कि गुस्से में है, इसका मतलब वो एक फील्ड है। अब उस फील्ड की इंटेंसिटी चेक करना है तो टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे हम लोग। तो टेस्ट चार्ज का मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसमें अंडरस्टूड हैं कि नॉट चार्ज को ले जाएंगे और उनकी वजह से उनके फील्ड को हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पर। अब कोई पर्सन अगर वहाँ जाता है तो अगर वो ज़्यादा गुस्से से ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हमें सेफ साइड में आ जाना चाहिए। और अगर वो प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, हम भी जाकर अपनी डिमांड रख सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, घर से निकला, बहुत गुस्से में है, इंटेंसिटी है, तो अब बच्चा जब गुस्से में निकला तो ये तो पता लगा फील्ड है, इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं। इंटेंसिटी चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज किस तरह से, 2 एक्सपेरिमेंट बताते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग वहाँ पर छोड़ा किसी इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब से कहा ये साइकिल से जा रहा है, इसके पीछे एक ठोक देना है, थोड़ा सा एक्सीडेंट एक कर देना है, ताकि हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंटेंसिटी क्या है। जैसे ही उन्होंने पीछे से स्ट्राइक करा, ये भाई साहब गुस्से में तो थे, पीछे मुड़े देखा भाई कई स्टार लगे हुए, डंडे वंडे आगे लगे हुए हैं, तब इनकी फील्ड जो है इंटेंसिटी उतनी हमें भरपूर नहीं दिखाई दे पाएगी, यानी हम एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर पाएंगे। इन्हें गुस्सा तो आएगा मगर देखकर कूल हो जाएंगे कि ये सोचेंगे गुस्सा है, अगर हमने दिखा दिया तो हम खुद कुट जाएंगे उल्टे, तो ये उसे स्माइल पास कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब कहेंगे अरे आप थे, हम तुमने पता नहीं कौन था, कितने प्यार से आपने झटका मारा है। अब यहीं पर दूसरा एक ले लेते हैं, सेम सिचुएशन थी, हमने एक बिल्कुल मरे हुए इंसान को, बहुत ही गरीब इंसान था और बूढ़ा था, कमज़ोर था, रिक्शे वाला, लोग ऐसा समझते हैं, हमारे मतलब में हम उनकी इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा भी इंसान जो भी अपना लीगल काम कर रहा है, जेन्युइन काम कर रहा है, करप्शन से बहुत दूर है, उसके पैसे ईमानदारी को होते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो या कोई भी, ठीक, उनकी रिस्पेक्ट करना। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो पर्सन गुजरता है और वो स्ट्राइक करता है, कहते हैं भैया ऐसे स्ट्राइक कर देना, हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे ही उसने देखा अरे ये तो पीछे बड़ा कमज़ोर इंसान है, तब ये फुल स्ट्रोक में अपना रिएक्शन देते हैं। अब उनका रिएक्शन ही क्या होगी, उनके गुस्से की इंटेंसिटी होगी। इसी तरह से जब पापा घर पे आए तब उन्होंने देखा कि पापा घर पे हैं, तो अब उनकी इंटेंसिटी चेक करना है। तुमने क्या करा, अपने छोटे भाई बहन को भेज दिया उनके पास, वो गए, उन्होंने कहा कि बुक्स आना है। अब देखा वो गुस्से में थे, उन्होंने अगर 2 तरह से रिएक्ट हो सकता है, एक वो गुस्से से रिएक्ट करेंगे कि तुम लोग कभी पढ़ते हुए नहीं दिखाई देते हो और हर हफ्ते तुम्हें बुक चाहिए होती हैं और ये चाहिए होता है वो, तो देखा इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो जिसने भेजा है टेस्ट चार्ज, मतलब छोटे से बच्चों को भेजा, तो उस पर पापा की फुल इंटेंसिटी देखने के लिए मिल गई। हम लोग सेफ साइड होकर अपनी बुक खोल के बैठ गए ताकि अगले शिकार हम ना हो जाएं, सेफ साइड ढूंढी अपनी। अब ऑन द अदर हैंड अगर देखें, अगर हम मान लो मम्मी को भेज देते वहाँ पर चेक करने के लिए, तो वो एक बड़ा चार्ज होती, उनका खुद अपना फील्ड होता है, तो पापा खुद अपनी सेफ साइड ढूंढेंगे, उनकी इंटेंसिटी नहीं पता लग पाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ बड़ा चार्ज होता तो इसका फील्ड कहीं और तक होता, तो हम इसके फील्ड और उसके फील्ड को डिटरमाइन नहीं कर पाते। इसीलिए हमने किसी भी चार्ज के फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए एक बिल्कुल मरियल सा एक चार्ज लिया है, जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अपना कोई वजूद नहीं है, तभी इसका पूरा फुल हमें इफ़ेक्ट दिखाई देता है और हम उसको मेज़र कर पाते हैं कि उसका फील्ड कहाँ तक है। तो ये हुआ उसका फील्ड और ये हुई इसकी इंटेंसिटी। अब इसके अंदर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड में द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाँ आराम से लिखो, इतने जल्दी क्यों करते हो तुम लोग, तभी छूट जाता है। लिखो द स्पेस ऑफ the space around any charge, the space around any charge in which its effects can be experienced is called electric field, is called electric field, is called electric field। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके अंदर लिखो
क्या हुआ? रिपीट। कौन सा पहला वाला रिपीट करना है? हाँ पहला वाला रिपीट करो। देखो, लिखो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कॉमा, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों अगली हेडिंग लिखो छोटी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ लिखेंगे कि पहली लाइन लिखो उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, inside the electric field is equal to force acting on unit charge या टेस्ट चार्ज लिख सकते हो। टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज एक ही बात है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज placed at that point। अब चलो इसके अंदर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे थे। तो इंटेंसिटी देखने के लिए क्या किया हमने कि ये तो हमारा था सोर्स चार्ज, ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कर लो हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए है, तो हम इस पी पॉइंट पर एक क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को उठा के ला के रखेंगे। टेस्ट चार्ज को ला के रखा, फिर देखा कि फोर्स कितना लगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसे रिपेल कर रहा होगा। जितना फोर्स लगा रहा होगा, अभी ये चले ना, ये फिक्स वही है, और जितना भी फोर्स लग रहा है वही फोर्स ही इस पी पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। अब तुम्हें पता ही है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 1 है भाई, टेस्ट चार्ज इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ बातें निकली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है, यहाँ पूरा नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इसका नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर इसके नेचर के बारे में देखें, पहले यूनिट निकाल देते हैं बच्चों। यूनिट इसकी क्या है, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, और ये हो गया कूलाम। न्यूटन पर कूलाम हो गया, या इसी को हम आगे जब बड़े हो जाएंगे तो वोल्ट पर मीटर भी पढ़ेंगे आगे पोटेंशियल में। अभी ऐसे ही याद रख लो कि न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर भी होता है। फिर बच्चों ये नेचर इसका देखेंगे कैसा है भाई नेचर में ये। तो देखा कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने फोर्स की प्रॉब्लम्स करी थी उसी तरह से इसकी भी प्रॉब्लम तैयार हो जाएंगी। दूसरी बात कि इसकी वेक्टर है तो भाई इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, अरे मदन कहाँ रह गए भैया आज तुम? इट्स डायरेक्शन क्या होगा, तो इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ये पूरे चैप्टर में यूज़ होती रहेगी ये बात, ध्यान रखना, भले तुम तीनों भूल जाओ, ये पॉइंट ज़रूर याद रहे। इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। और सेकेंड पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड्स नेगेटिव। और अगर दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। तो ये तीन बातें बड़ा मेन थी इसकी डायरेक्शन को, जो हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की है। आराम से देखते हैं, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहली बात तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट पे होगी। अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, मतलब मीनिंगलेस बात है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने बाहर ले रखा है।
अब तुम ये बात खुद जानते हो, अगर तुम कॉमन सेंस से देखो अगर, तो ये है क्या भाई, ये टेस्ट चार्ज तो हो गया हमारा 1 वैल्यू का। अगर सपोज कर लो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 1 कूलाम चार्ज पे लग रहा है, तो इंटेंसिटी 5 ही तो निकल कर आ गई। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये बात निकल कर आई। और हमें पता है कि जब ये डिस्टेंस है P पॉइंट पर, तो इंटेंसिटी जो भी है, अगर हम P की जगह Q पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू हमें पता लग रही है, ज़्यादा है या कम है, बताओ ज़रा। इस Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P से ज़्यादा है या कम, और क्यों? ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस घट गई, रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया होगा। भाई F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होता है, जिस तरह से डिस्टेंस कम करी तुमने रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया, तो जितना पॉइंट करीब लाओगे चार्ज के उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जितना पॉइंट दूर ले जाओगे उतना इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब उसका फार्मूला क्या है वो भी अभी आगे आ जाएगा इसका, ये तो इसका बेसिक फार्मूला डेफिनेशन वाला, और भी चीज़ें आती रहेंगी आगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हुई, ठीक। डायरेक्शन का समझ लिया तुमने। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहाँ पर इसमें देखो कंफ्यूजन ना होना, जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो कई बच्चे जो है परेशान रहते हैं, चार्ज ये है यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं है। अरे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक चार्ज का एक फील्ड चाहिए होता है, उस फील्ड में कोई पॉइंट चाहिए होता है, ना कि कोई अदर चार्ज चाहिए होता है। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब चूंकि ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर यही सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव होता और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूछते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, टुवर्ड्स नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती। और अगर कहीं दो चार्ज रखे होने की नौबत आ जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सिर्फ अकेला होता तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव सही तो है, और अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स नेगेटिव सही है, और दोनों है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तीन बातों की हमें ज़रूरत न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ बात हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट भी कुछ तरह से किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे, कभी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कभी कुछ और सिचुएशन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी होते हैं। तो चलो उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर इसी वाले फॉर्मूले पे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज़रा देर देखते हैं। तो पूरी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है, और हमने इसे सारा सेव कर लिया है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट ना हो तो अच्छा है। तो अब सेव होने में क्या, जैसे जो बच्चे लेट आए या कुछ बच्चे भी एब्सेंट हैं, तो हम इस बात के लिए बहुत परेशान रहते थे हमेशा कि छूटा हुआ बच्चों का एक लाइन भी ना हो, सब सुना हुआ होना चाहिए। और आखिरकार ये हमें ऑनलाइन में फैसिलिटी मिल गई काफ़ी एफर्ट करने के बाद कि सब सेव हो गया। अब जिसका भी छूटा हो वो अपना ज़रूर देख लेना, उसको पूरी चेन जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। बीच बीच में से अगर चेन ब्रेक हो जाती है तो पढ़ाई का मज़ा चला जाता है, और जब तक हम उसे एंजॉय ना करें जब तक पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को रट के नहीं समझा जा सकता, ठीक। अच्छा भी, अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मगर अब बार बार इंटेंसिटी कहा नहीं जाएगा, क्योंकि हम समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में कोई क्वांटिटी नहीं है, वो तो बस एक बताया गया कि फील्ड है। एक्चुअल बात तो इंटेंसिटी की ही होती है। तो अब बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना लिखकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखें, तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इटसेल्फ अपने आप फार्मूला नहीं है। फार्मूला जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, ठीक। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, और पूरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब तुम देखो बच्चों, एक तो ये लाइन ऐसे बनाने का एक सिंबल है कि यूं करके बना दी जाए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आप दूसरी लाइन समझते हैं ज़रा। दूसरी लाइन में जो गैप है इन लोगों का वो अनइक्वल गैप, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, ऐसे करके रख दिया गया, यूं करके गैप रख दिया। तो इन चारों लाइनों में इक्वल गैप था। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं हम लोग, ऐसे बना सकते हैं, यूं करके रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाए, यूं करके इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन एक ही हो गया। सॉरी। अब बच्चों इसमें एक और इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यूं करके दिखा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है तो तुम्हारी हमेशा आदत होना चाहिए, हालांकि हम तो ये बात 11 से कहते चले आए हैं, मगर हमसे कुछ बच्चे तो सिर्फ 12th में ही मिले हैं, तो उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं, जब भी कोई क्वांटिटी को हम पहली बार पढ़ेंगे, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, तो हम उसकी नेचर और यूनिट सब जानेंगे। अगर वेक्टर निकल आया तो एक वेक्टर की तीन चीज़ों पे हमेशा तुम्हें फोकस रखना है। जैसे ही कोई क्वांटिटी वेक्टर आई
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी यूनिट क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। और एक वेक्टर की ये तीन बड़ा मेन प्रॉपर्टी होती हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी में से अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर चेंज हो गया। ठीक, ये बात हम लोग कहाँ पढ़ते थे, वेक्टर में। अगर ज़रूरत रहती है तो हमेशा इसको रिकॉल करा दिया। अगर एक वेक्टर है, जैसे याद करो सर्कुलर मोशन होता था, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस पर उसकी वेलोसिटी अगर देखना है तो वेलोसिटी उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की डायरेक्शन में होती थी। मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पर इधर है। अब इन सारी वेलोसिटी को हम वी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ है, यहाँ डायरेक्शन बदल गई। अगर ये v है तो इसे v डैश रखोगे, ऐसे va कहो, इसे vb कहो, इसे vc कहो, इसे vd कहो, दोनों को तुम सेम नाम नहीं दे सकते। भले इसका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो तुम ये लिखोगे कि va ए पॉइंट पे वेलोसिटी और बी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये बात कह सकते हो। अगर तुमने कह दिया कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये सरासर गलत बात है। तुम यूँ कह सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, या यूँ कह सकते हो कि स्पीड कांस्टेंट होती है। ये नहीं कह सकते हो तुम वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर लाइनों का सेपरेशन जो गैप है बच्चों वो बताता। अच्छा, कुछ और लाइनें रह गई। एक यूँ भी लाइन है, ऐसे ऐसे करके भी बनाते हैं। एक लाइन इसकी अपोजिट भी बनती है, यूँ करके ऐसे भी बनती है। ये सारे हो गए। वैसे अभी दो फील्ड और हैं, दुनिया भर के सारे फील्ड आ जाएंगे इसमें। दो फील्ड और हैं, चलो हम जगह ख़त्म हो जाएगी तो अपने याददाश्त के लिए यहाँ लिखे ले रहे हैं ताकि माइंड से स्लिप ना हो जाए। एक ये और ये फील्ड की और चर्चा कर लेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। तो पहले इस वाले फील्ड की बात करें। इस वाले फील्ड में ये जो गैप है इन लोगों का, यहाँ लाइन का गैप, यहाँ गैप, यहाँ गैप, ये गैप बताता है उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इसका मतलब सारी फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है ही, डायरेक्शन सेम हो गई, और चूंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और यूनिट तो सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाले फील्ड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या था बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड, इसे ज़रा हाईलाइट करें, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी क्या है इसकी, कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, सेम है। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे डेरिवेशन में यही लिया जाता है, मगर कभी कभार एक नंबर की क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म की भी बात डाल देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर गैप सबसे ज़्यादा है। हाँ बोलो सर, इनके बीच का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, इनके बीच का सेपरेशन मैग्नीट्यूड को बताता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे बता रहा है। जहाँ पर लाइंस क्लोजर हैं वहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मीन्स जैसे ये ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया, तो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में एक नंबर में पूछा जा चुका है कि यहाँ बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। यहाँ सेपरेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे वीक फील्ड जो है वो यहाँ पाया जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ होगा। तो चूंकि यहाँ पर ये तो बात एक अलग हो गई, हम जो लिख रहे थे वो ये कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं। मैग्नीट्यूड इसका क्या है बच्चों, कांस्टेंट, बोलो ना, नहीं है, वेरी कर रहा है, अलग अलग है। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इसकी सेम है, तो डायरेक्शन इसकी सेम बना दिया, डायरेक्शन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये फील्ड यूनिफॉर्म हुआ या नॉन यूनिफॉर्म हुआ? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये, ठीक है। क्या चीज़ नोट करें सर ये? हाँ, ये नोट कर लेना। हाँ, साथ साथ में चाहो तो नोट करते चलो, बड़ा बड़ा काम की बातें हैं बच्चों। ये आसानी से बुक में भी नहीं दे रखी, ज़रूरत कभी भी आ जाती है। बुक वाले समझते हैं कि हम लोग कहीं गौतम बुद्धा की तरह किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब बताने पे आएंगे तो इतना बताएंगे और पूछने पे आएंगे तो इतना पूछेंगे जैसे कि सब कुछ पढ़ा रखा है। देखते ही होगे तुम लोग स्कूल में, अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है तो एक दिन में एक एक चैप्टर आधा चैप्टर उड़ जाता है, और पूछने बैठते तो ऐसे रिसर्च कराते हैं जैसे कि वो स्टूडेंट हो तुम लोग टीचर हो। इसीलिए तुम्हारी ये खुद की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी चल रही हो तो तुम्हें खूब अच्छी तरह से समझना होता है उसको। और हम तो सारे क्वेश्चन बताते चलते हैं बोर्ड में, जो जो टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं अब से 20 साल 30 साल के अंदर, वो बताते चले कौन कौन सी बात पूछ चुके हैं और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए। चलो खैर, ये बात तो इधर हो गई। इस वाली बात पर आए, यहाँ पर लाइंस क्लोजर हैं, मीन्स यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है,
यहाँ पर फील्ड क्या है, वीकर है। यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि लाइंस क्लोजर हैं। यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है, मीन्स मैग्नीट्यूड कम है। अगर इसमें वो ए और बी के बीच में पूछें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा बी से। और अगर इसमें नेचर के बारे में पूछा जाए तो भाई मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट नहीं है। और डायरेक्शन की जहाँ तक बात करी जाए तो डायरेक्शन भी इसमें कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन देखो, ये इधर हो गई, इधर हो गई, तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिंदा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये भी है नॉन यूनिफॉर्म। अब आते हैं इधर को तुम बता दो बच्चों, ये बताओ इसमें जो हमने गैप बनाया है ना, ये गैप हमने इक्वल बनाया। देखो ये सेपरेशन और ये सेपरेशन बिल्कुल इक्वल है, सब जगह का सेपरेशन इक्वल है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात ज़रा करो, तो डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट है या नहीं, और ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, जल्दी बोलो एक बात। वैसे सबको बोलना चाहिए, सारे लोग टीचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। ये कहानी के लिए सर्कुलर मोशन की कहानी सुना के बैठे हैं अभी, कि जब भी स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन फिक्स्ड है। तुमने सिर्फ लास्ट के एरो देख लिए, जब भी कोई कर्व होता है तो उस पर डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट बताती है। यानी यहाँ पर डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये थी, यहाँ पर ये थी, यहाँ ये थी, हर पल तो चेंज हो रही है। तुमने लास्ट वाले एरो देख लिए, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी इसमें कांस्टेंट कर्व में कभी नहीं होती, तो इसका मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट कर रखा है। देखो यहाँ गैप ज़्यादा है मतलब मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ गैप कम है मीन्स मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन का। अब 2-3 और बनाना है, डॉट क्रॉस रह गया और 2 ये रह गए, इसे नोट कर लो, थोड़ी जगह हम खाली कर लें फिर आगे चलते हैं। ऑफलाइन से अच्छी बच्चों ऑनलाइन में पढ़ाई होती है, सच पूछो तो बड़ा मुश्किल से हमें ये मौका मिला। अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था, कम से कम इसमें सेव तो है, तुम लोग रिवाइज कर सकते हो, छूटा हुआ भी देख सकते हो। क्लास में हमारी मजबूरी होती है कि हम इसे सेव नहीं कर पाते या इतना ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाता क्योंकि लाइटिंग का सेटअप ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा है, जब तक बैन किया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा ले लो ताकि ऑफलाइन में हम भले दोबारा पढ़ लें मगर ये सब रिकॉर्डिंग में आ जाए। जिस वक्त भी रिवीजन करना है एक बार देख लिया उसको। हाँ भाई बन गया, ओके सर। अच्छा अब देखो ऊपर वाले यहाँ से हटा देते हैं, एक फिगर हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, ये वाले 2 फिगर हटाए देते हैं। अब तुम देखो बच्चों इसमें 2 सिंबल और हैं, आमतौर पर मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ होते हैं मगर कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। जैसे एक तो ये है, अगर इस तरह का फील्ड है तो इसमें डायरेक्शन भी इसकी फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी इसकी वेरिएबल है वो भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यही फिगर इस तरह से बना होता तब क्या होता, तब भी यही सिचुएशन होती, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी उन्होंने पूछा ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, कोई दमदार बात नहीं है, ए पॉइंट पर लाइंस क्लोजर हैं, फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर वीकर फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और यही बात यहाँ पे भी है, ये ए और ये बी दोनों के लिए सेम इंफॉर्मेशन। एक और इसमें बचा है बच्चों, वो भी देख लो ज़रा, इसको भी हटाते हैं, ये वाला फिगर हटा दो, ठीक। देखो इसको 3D में ज़रूरत पड़ती है तो ये बना देते हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्रॉस का मतलब है ये जो फील्ड है वो इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये इक्वल गैप पर हमने क्रॉस बनाए हैं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ही। ये कौन सा आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये क्या मतलब होता है, सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, ये फील्ड है। जैसे यहाँ फील्ड लाइंस इधर जा रही थी पहले, अब वो सारी अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। इसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ये है इनवर्ट
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये सिंबल है। इसी तरह से एक सिंबल और होता है जिसको हम आउटवर्ड कहते हैं। तो आउटवर्ड को अगर हम बनाएं तो इस तरह से बनेगा बच्चों, जाकर आउटवर्ड का ये डॉट डॉट होते हैं बच्चों, डॉट। तो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इक्वल गैप पर डॉट होते हैं, इधर भी इक्वल इधर भी, और इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेपरेशन इसका बताता है मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन आउटवर्ड का मतलब फील्ड यूं करके बाहर की तरफ निकली हुई है, तो ये बाहर की तरफ फील्ड है, तो इसे कहेंगे डायरेक्टेड है आउटवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ये भी यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही कैटेगरी है। चलो ये तो हो गए इन सबके सिंबल। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछे हैं अभी तक और क्या आगे तक पूछ सकते हैं। इन सारी बातों को देखा जाए, क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं और क्या आगे तक पूछ सकते हैं, उस वाले बात पे चलते हैं। तो सिंबल बन गया होगा, हटा देते हैं इसको, यहाँ से साफ करते हैं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसको एक हेडिंग बना लेते हैं बच्चों कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक हेडिंग बना लो तो आसानी रहेगी समझने में। क्या हेडिंग बनेगी? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब देखो इसमें क्या होगा। अब इसको ज़रा गहराई से सोचना बच्चों। यहाँ से लेकर इस टॉपिक पे क्वेश्चन तुम्हारे 12th से लेकर कंपटीशन तक में ढंग के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी 2 साल पहले नीट में एक भयंकर क्वेश्चन पूछा गया जो तुम्हारे जेई मेन से भी थोड़ा ऊपर था। और जेई मेंस और नीट का एग्जामिनेशन ऐसा होता है, किसी साल जेई मेंस का फिजिक्स का पेपर टफ आ जाता है, किसी बार नीट का आ जाता है, किसी बार दोनों इक्वल आ जाते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड ऊपर नीचे होता रहता है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, यहाँ पर इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। ये सारे क्वेश्चन छोटे मोटे तो इन्होंने अभी तक पूछे हैं तुम्हारे सीबीएसई में, और आगे 10-20 सालों तक क्या क्या पूछ सकते हैं उन सबको चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ये सिंबल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूँ सिंबल है, गैप इक्वल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो ये कहते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगा, किधर जाएगा, कितना फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज हमने रखा है Q, कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर। अब याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा, या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे बनाया होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, ये बात हमने अभी भी देखी है। तो इसका मतलब है जैसे हमने एक प्लेट ली कंडक्टर की, उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दे दिया, एक दूसरी प्लेट ली निगेटिव, यहाँ निगेटिव चार्ज दे दिया, तो पॉजिटिव से निगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म करना है तो उसके लिए तरीका है, थोड़ा और आगे जाके हम ये बातें और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर इनके बीच का सेपरेशन कहीं कम ज़्यादा कर दिया तब यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, मगर मैग्नीट्यूड जो है जहाँ पर ये चार्ज पास आ जाएंगे यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और यहाँ फील्ड वीकर होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म बहुत सारे तरह से किया जा सकता है, मगर सिर्फ प्लेट्स के थ्रू तिरछा करके भी नॉन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब तुम यहाँ पर इस लॉजिक से समझो, 2 तरह से हम इस बात को कहेंगे। हम कहेंगे ये कंसेप्ट है हम लोगों का कि पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगता है, ये एक बात हो गई। इस बात को याद रखने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब अगर तुम लॉजिक के थ्रू पहुंचना चाहते हो तो अपने आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तुम
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और पॉजिटिव चार्ज ने याद रख रखा है, तो ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा इधर। इसी बात को हम शॉर्ट में ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। अब अगर निगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा भाई, इधर लगेगा। F इक्वल टू क्या होगा, QE, इतना फोर्स लगेगा यहाँ। तो फोर्स लगना किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों पर। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है जिस पर फोर्स देखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का 5 है, 50 है, 500 है, कितना है, तो इन दो चीज़ों पर फोर्स डिपेंड करता है। अब सिर्फ इतनी ही बात पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मगर सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं तुम्हारी बुक का, और सारी बुक में है और सारे एग्जामिनेशन में तुम्हारे यहाँ आया हुआ है। ठीक, अच्छा उठाते हैं। अब देखो यहाँ तुम्हें पता है Q इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन सबने पढ़ा है। जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें क्वांटाइजेशन का हमने वीडियो सेंड किया है, उन लोगों को सेंड किया है जो हमारे कांटेक्ट में थे। भाई किसी ने कहा हमारे पहले वाले वीडियो छूटे हुए हैं, तो हमने उनको सेंड कर दिए पुराने वाले, वहाँ से नॉलेज। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें मतलब ही नहीं होता टीचर से, इतना डर के रहते हैं। हम तुमसे मना करते हैं डर के मत रहा करो, टीचर से कांटेक्ट किया करो, बातें क्या करो उसमें। तो अब वो छुपे हुए बैठे हुए हैं, बस एक बार उन्होंने कहा हमें पढ़ना है, हमने कहा ठीक है, हम बोले लिंक भेज देना, हमने भेज दिया ना। मतलब ये है कि छूटा हुआ कैसे होगा, बीच में से आके समझ लेंगे उठ पटांग तरीके से, ये पढ़ाई नहीं होती। पूरी चेन एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए हर एक बात की, तब हम आगे की टॉपिक एंजॉय कर पाते हैं और हर लेवल की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। तो सारे लोग ये क्लियर रखना अपना। तो अब देखो यहाँ पर ये देखो Q इक्वल टू एनी हम लोगों ने पढ़ा था, क्विक रिवीजन करा दें। हम लोग इसे कहते थे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, और चार्ज की वैल्यू जब आती है तो वो Q इक्वल टू एनी है। E क्या मतलब हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है जितना चार्ज आया। ठीक है, तो चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है, एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। मीन्स अगर किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए गए हैं तो उस पर चार्ज कितना आएगा, एक तो n की जगह 2 आ गया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो फिक्स्ड है, बदल ही नहीं सकती, ये वैल्यू इतनी आ गई, इतना चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करे गए हैं तो इतना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐड करे गए हैं तो इतनी वैल्यू में नेगेटिव चार्ज। इस तरह से पुरानी बात हमने कनेक्ट कर दी। अब उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया वो देखो क्या था। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पर एक स्फीयर रख दिया है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नहीं दी, और डायरेक्शन तुमसे पूछी CBSE वालों ने। कहा एक बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे गए हैं, रिमूव करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उन्होंने कहा यहाँ पर इस बॉडी को हवा में रुकी रहे, ये स्फीयर जो है मेट्रिक स्फीयर सॉरी हवा में फ्रीली सस्पेंडेड रहे, इसके लिए कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमसे उन्होंने पूछा है नीचे की तरफ होगी या ऊपर होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, क्या होगी। और ये बात हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन थे कह रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन आएगा वो, और आगे मैग्नेटिज्म में भी मिलेंगे जाके। तो वहाँ पे क्या बताया गया कि अगर इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एयर में फ्रीली सस्पेंड करना है तो ये कब हो सकता है, बोलो कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लगेगी। ठीक है, बहुत सही बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर होगी, क्योंकि ये अगर हवा में रुक नहीं सकता क्योंकि इसे नीचे गिरा देगा, इसका वेट, इसके वेट को कैंसिल आउट करने के लिए एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तभी लग पाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। फोर्स अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगी। यही अगर वो कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज बॉडी है या इलेक्ट्रॉन्स एडिट करे गए हैं, ऐसा वो पूछ चुके हैं हम लोगों से, और ऐसा नहीं कि अब पूछ चुके तो दोबारा नहीं पूछेंगे। जो बातें पूछ चुके हैं ढंग की वो दोबारा भी आ जाती हैं, उसमें थोड़ा चेंज करके भी आ जाता है, कभी कभार कोई नई सिचुएशन ही बना के डाल देते हैं। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज अगर बॉडी होती, अब जैसे यहाँ पे बना रहे हैं खाली समझाने के लिए, नेगेटिव को वेट तो उधर गिराएगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स भी नीचे की तरफ ही लगेगा, F इक्वल टू QE। यहाँ पे हवा में रुकने की जरूरत ही नहीं, जितने वेट से, जितने फोर्स से नीचे गिरता उससे और ज़्यादा फोर्स से नीचे गिरेगा, यहाँ कैंसिल नहीं होगा। अगर वो कह देते नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ बनाते, नीचे की तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ दिखा देते,
इलेक्ट्रिक नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यहाँ पे F इक्वल टू mg। ठीक, ये तो एक नंबर में उन्होंने ये भी पूछ लिया। और इस पे न्यूमेरिकल क्या क्या बनाए देखो। न्यूमेरिकल एक तो बन सकता है F इक्वल टू mg से। F की वैल्यू क्या है बच्चों, अब ये भी देखा हम लोगों ने QE इक्वल टू mg में न्यूमेरिकल वो क्या बनाएंगे बताओ। वो कहेंगे एक मास है जिसकी वैल्यू 10 kg है, या कुछ भी दे दिया 5 kg ले लिया, 5 kg हमारा मास हो गया, g की वैल्यू 10 लगा दी। उन्होंने कहा चार्ज है 15 माइक्रोकूलम का, बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखें कि ये फ्रीली एयर में सस्पेंडेड रहे। 4 क्वांटिटी में से हमें 3 दे दी, एक अननोन कर दी, और वो अननोन को हमें बताना होगा। ठीक है, समझ गए पहले टाइप का क्वेश्चन। अगर अगले टाइप का क्वेश्चन बनाए तो चार्ज को ना पूछकर वो तुमसे पूछ लें नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें कि इतनी वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना मास की बॉडी हवा में रुक सके, तो Q की जगह क्या रख देंगे Ne और E mg। इन सब पे क्वेश्चन कल कर लेंगे छोटे छोटे, क्योंकि अब कराने की ज़रूरत नहीं थी, कंसेप्ट बता दिया तुम लोग कर लोगे। मगर कुछ बच्चों ने बहुत कम प्रैक्टिस करी होती है ना, तो उनको अगर लिख के करा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसलिए इस पर भी कल क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। ये Q इक्वल टू Ne आ गया। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तुम्हें चार्ज तो सरकारी तौर पे पता है, G भी पता है, मास वो तुम्हें दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, मास, कोई भी एक क्वांटिटी अननोन करना है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे और इस पे क्या बन सकता है, इसी से दोबारा वापस लेते हैं, हालांकि इससे भी आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा आसान रखने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। QE इक्वल टू mg था, हम लोग जानते हैं मास इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास, डेंसिटी को हम रो लिख रहे हैं, रो इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर वो क्या क्वेश्चन दे सकते हैं हमसे, भाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जी। यहाँ पर वो हमसे पूछ सकते थे डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या है, वॉल्यूम पूछ सकते थे। ठीक, वॉल्यूम को अगर वो स्फेरिकल शेप दे देते तो स्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होता था। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे रख दिया और नया रिलेशन तैयार हो गया। Q इक्वल टू Ne भी रखवा सकते थे। ये मैक्सिमम एक्सपेंड हो गया। एक एक्सटेंशन बचा है इसमें, जो कि हमारा पोटेंशियल का आएगा। वो पोटेंशियल अभी नहीं बढ़ा है, मगर फिर भी बताते चले, जब बात आ गई आगे, जब पोटेंशियल में दोबारा ऐसे बताएंगे तो याद आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकलेगा V अपॉन डिस्टेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की प्लेट्स हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 50 वोल्ट ले लिया, डिस्टेंस इनके बीच 10 सेंटीमीटर है, तो 50 अपॉन 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाना, 50 अपॉन जो भी डिस्टेंस है मीटर में रखेंगे, वो दोनों का रेशियो आएगा E पे भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम को हमने खोला तो देखो फॉर्मूले की शक्ल कैसे बनी, जाकर यहाँ पे लिख देते हैं QE। Q को तुम Ne भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ट्रांसफर तक अगर वो पहुँचे हैं तब, सीधा सीधा चार्ज दे रखा है तो Q तक रहोगे। और यहाँ पर रो लिखा, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, और G। ये वाले फार्मूले पर अगर हम यहाँ Ne हटा के Q लिख दें तो इस वाले पर NCERT ने एक क्वेश्चन बना दिया। अब ये NCERT की आदत है अपनी, NCERT वाले क्या करते हैं, अब उन्होंने ना ये टॉपिक पढ़ाया अलग से, ना ये केस बताए, उसके लास्ट लेवल का ले जाके क्वेश्चन अकेला रख दिया है। तो इसमें हम लोग इंजॉय नहीं कर पाते, बच्चा पूरी तरह समझ नहीं पाता है। अगर वो टीचर से पूछेगा जाकर, टीचर उसे लिख देगा, ये सीधा फार्मूला सॉल्व कर दिया, उसने याद कर लिया। याद करना हमारा मकसद नहीं था, हमें इतने स्लो क्रिएट कर देना, पहले पहला क्वेश्चन दूसरे पे इतना वेरिएशन करा के क्वेश्चन पढ़ना है कि NCERT तक जब हम पहुँचे तो हमसे खुद ही क्वेश्चन होने लग जाएँ, तब जाके उसका एक्चुअल बेनिफिट हम उठा पाते हैं। ये नहीं कि उठा के सब एक तरफ से रट लिए, 20 क्वेश्चन तैयार करके बैठ गए रट्टा करके और सोच लिया कि हमने NCERT पूरी डाइजेस्ट कर ली। NCERT जब भी हो तो इस तरह से हो कि सारे क्वेश्चन खुद के हाथ से हो जाएं, और ऐसा करने के लिए हमें हर सिचुएशन पे क्वेश्चन करना होंगे। इस पर अलग पूछा गया, इस पर अलग पूछा गया, इस पर अलग पूछा गया, और ये वाला तो एक NCERT का ही था। ठीक, बोर्ड में हर तरह की बात पूछी जा चुकी है, और इसमें से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो कंपटीशन वाले को इतना भयानक क्वेश्चन क्यों ना बना दें, जितना बोर्ड पे लिखा है इससे ज़रा इंच भर इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट का डिस्कशन हो गया जहाँ तक वो जा सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, कल इस पर क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके और सीखना है, यहाँ तक तुम अपना नोट कर डालो इसे। फिर हम सब पर कल क्वेश्चन कराएंगे थोड़े थोड़े, इस वाले पर, इस वाले पर, और चीज़ों को सिखाएंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे।
यहाँ तक कि बुक्स में ये हेडिंग ही गायब कर रखी है और क्वेश्चन बड़ा ढंग से इससे पूछते हैं मुझसे।